नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दों की सियासत भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। चुनाव से पहले हर कोई सिर्फ विकास की बात कर रहा था, तो मतदान के 2 चरण पूरे होते होते तमाम मुद्दे हवा में तैरते नजर आ रहे हैं, जिन पर बयानबाजी भी जमकर हुई है। कुछ मुद्दे तो जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए गढ़े भी गए हैं। इन सब के पीछे बिहार की जनता को भावनात्मक रूप से अपने अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश भी साफ तौर पे नजर आती है। जनादेश में आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही हवाई मुद्दों और विकास की जमीनी हकीकत की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की चुनावी हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने दी हिदायत, प्रचार के दौरान नेता अपनी भाषा पर संयम रखें। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा, सख्ती के साथ आपत्तिजनक बयानों से आई है कमी। अमित शाह ने कहा, बीजेपी हमेशा से रही है आरक्षण की समर्थक, मौजूदा आरक्षण नीति में नहीं होगा कोई बदलाव। मांझी ने कहा, संविधान के रहते नहीं होगी आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़। लालू प्रसाद ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा हेमा मालिनी को चुनाव प्रचार के लिए बुलाने पर भी हार जाएगी बीजेपी। भाजपा नेता सुशील मोदी का आरोप, नीतीश के राज में अपराधियों के हौसले हुए हैं बुलंद, पुलिस अधिकारियों पर भी हो रहे हैं हमले। कहा, नीतीश कुमार के अहंकार ने बिहार का किया बंटाधार। तो ये थी चुनावी सुर्खियां और अब बात मुद्दे की करते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की जब घोषणा हुई थी, उस वक्त बिहार के लोगों को ऐसा लगा कि सभी दल इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर उनसे वोट मांगने आएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 10 साल के शासन के दौरान बिहार में हुए विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, तो वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के विकास के एजेंडे को ही आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। दोनों तरफ से शुरुआत तो कुछ वैसी ही हुई थी। बीजेपी ने जहां एक तरफ पीएम मोदी द्वारा बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा को आधार बनाकर अपने प्रचार को विकास केंद्रित रखा, तो वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया। लेकिन इसी दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए था उनको मिला है या नहीं, इसकी समीक्षा की जरूरत है। मोहन भागवत के इस बयान को राजनीतिक स्वार्थ की खातिर सामाजिक न्याय के पैरोकार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने तोड़ मरोड़ कर बिहार की जनता के सामने पेश किया। इस मुद्दे पर लालू प्रसाद ने तल्ख बयान दिए, जिससे जातीय द्वेष फैलाने की बू चुनाव आयोग ने भी महसूस की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के विकास की मांग को पटरी से उतारने के लिए जानबूझकर आरक्षण का हौवा खड़ा किया जा रहा है? आज इस मसले पर बीजेपी अध्यक्ष ने अपने तमाम सहयोगी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद पटना में एक बार फिर से बीजेपी की आरक्षण की सालों से चली आ रही नीति पर अपनी राय साझा की है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समर्थक है। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव का समर्थन नहीं करती है। संविधान ने दलित, आदिवासी और पिछड़े अति पिछड़ों को जो अधिकार दिया है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेता नरेंद्र भाई के विकास का जो मार्ग है उसका मध्य बिंदु ही यही है कि सभी पिछड़ों, दलितों और महादलितों को साथ में लेकर विकास की दौड़ में आगे जाया जाए। कि न सिर्फ हम रिजर्वेशन को लागू करेंगे, बल्कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का कोटा बकाया है लालू और नीतीश के राज में बिहार में, उसको हम स्पेशल रिक्रूटमेंट चला करके, विशेष भर्ती अभियान चला करके हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। आज 68 वर्ष बीत गए, यही तो कहना है कि साहब अभी तक हमारी शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं हुई है, सामाजिक स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर आरक्षण को कौन तोड़ेगा? ये कहना, किसी को अगर ये बरगलाते हैं जिनको कोई मुद्दा नहीं है, समाज में प्रचार कर करके मुद्दा बनाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। अब यही भ्रमित करके ये लोग 25 साल यहाँ शासन किया है और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इन लोगों के इस कुकर्म को हम लोग कंडेम करते हैं। तो इन तमाम राजनीतिक बयानबाजी के बीच में लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर क्या कुछ बयान दिया है, जरा उसको भी सुनिए। भाजपा का एकदम हवा निकल गया।
आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। इनके चाल को हम लोग समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा कहीं ना कहीं गर्माता लगातार सामने साफ तौर पे नजर आ रहा बिहार के विधानसभा चुनाव पे। उस मुद्दे पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता जी, लोकमत के नेशनल एडिटर। बहुत स्वागत सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, हमने देखा कि आरक्षण के मुद्दे, क्योंकि इसकी अगर शुरुआत में जाए तो जाहिर सी बात है मोहन भागवत जी का वो बयान जिसको लेके सारी बातें कही जा रही है, अगर उसको ही पूरा पढ़ा जाए तो साफ तौर पर समझ में आता है कि शायद उसको ही अपने अंदाज में अपनी जरूरत के हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। देखिए क्या होता है कि जो लोग सीधे राजनीति में नहीं होते हैं वो क्या होता है कि कभी अपने दिल की बात करते हैं। तो जब वो दिल की बात करते हैं तो उनका कहना यही था कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंचा है, उन तक और पहुंचना चाहिए। लेकिन राजनीतिक माहौल और चुनाव के चलते हुए इस बयान का फायदा उठाने के लिए विपक्षी दल जो है वो लग गए। उसका क्लैरिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया, उसका क्लैरिफिकेशन गोरखपुर में खुद आरएसएस चीफ ने दोबारा भी दिया, और फिर आज अमित शाह ने जी भी दिया, पार्टी के और नेता भी दे रहे हैं। और जहां तक बीजेपी की अपनी बात है जी, उन्होंने अपने साथ मांझी को जोड़ा है, उन्होंने रामविलास जी को जोड़ा है। तो यानी सवाल यह है कि जी, लेकिन इस गर्मा गर्म माहौल में जिसको जो मिल जाए वो उसको पकड़ के चल देता है जी। तो ये जो पकड़ का खेल है, अब इसका असर कितना पड़ेगा ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन उस खेल में रेस में आगे बढ़ने की एक कोशिश नजर, इसलिए तो ये वाद विवाद क्यों पैदा हुआ जी, क्योंकि जब ये लालू जी ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने उसको खंडन किया, ठीक है, पर उससे भी बात नहीं बनी तो प्रधानमंत्री के स्तर पर खंडन हुआ। बिल्कुल। और सारी चीजों के बाद में भी अवधेश जी, आपको लगता है कि ये जो कोशिश खासतौर से लालू प्रसाद यादव की जो ओर से की जा रही है उसके पीछे एक मंशा क्या है? किस तरीके से इस राजनीतिक फायदे के बीच में उनकी ये सोच हो सकती है? इसको दो नजरिए से मैं देखता हूं। सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि आरक्षण के को जिस प्रकार से चुनावी मुद्दा बनाया गया है वो राजनीतिक अनैतिकता भी है, राजनीतिक अपराध भी है और जनता के साथ धोखा भी है। राजनीतिक अनैतिकता इसलिए है कि जो मुद्दा है नहीं उसको आप मुद्दा बना रहे हैं, जो चीजें है नहीं उसको बना रहे हैं। राजनीतिक अपराध इसलिए है कि जो बयान है उसका कुछ अर्थ अलग है और आप उसको एकदम सफेद झूठ करके फैला रहे हैं। और जनता के साथ धोखा इसलिए, इसमें आपके प्रश्न का उत्तर है कि जो मुद्दे होने चाहिए दरअसल में उन मुद्दों से आप ध्यान हटाने के लिए जो मुद्दा नहीं है उसको आप मुद्दा बना। ठीक है, आपने कहा जो मुद्दे होने चाहिए जरा उस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मुद्दे जो होने चाहिए वो विकास केंद्रित होने चाहिए, जहां से इस पूरे चुनाव की शुरुआत हुई थी। लेकिन विकास के नाम पे किस तरीके के तमाम जो सोशल और इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स बिहार में साफ तौर पर नजर आते हैं, जरा उससे आपको रूबरू कराते हैं, उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। कुल जनसंख्या बिहार की अगर बात की जाए तो लगभग 10.5 करोड़ के आसपास है, तो जाहिर सी बात है। और गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 34% गरीबी की जनसंख्या बहुत है अपने आप में। भूमिहीन परिवारों की बात की जाए तो लगभग 65% ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है। प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो 15,506 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे नजर आता है। तो जाहिर सी बात है ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जो इस बात का तस्दीक करते हैं कि आखिर स्थिति है क्या। प्रति व्यक्ति खर्च की मासिक बात की जाए तो ग्रामीण इलाके में ये 1100 के आसपास है, तो शहरी में ये 1500 के आसपास। अगर आप इसे राष्ट्रीय औसत से तुलना करके देखें तो जाहिर सी बात है ये बहुत कम तर नजर आती है। अगर आप पे पैसा होगा नहीं तो खर्चेंगे कहां से? शौचालय युक्त घरों की अगर बात की जाए तो महज 20% बिहार की जनता के पास में शौचालय युक्त घर हैं। पक्का मकान की बात की जाए तो लगभग 42.5%, यानी बाकी के 50% से ज्यादा के लोगों के पास में कच्चा घर है। साक्षरता दर की बात की जाए तो 61.8%, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे नजर आता है। ये सच्चाई बिहार की जमीनी सच्चाई। देश का लिंगानुपात 943 है, जबकि बिहार का 918, यानी बच्चियों की स्थिति के प्रति कितनी गंभीरता बिहार में नजर आती है वो भी साफ तौर पर नजर आता है। शिशु मृत्यु दर 43 है प्रति 1000, यानी कि पैदा होते समय जो बच्चों की मृत्यु होती है वो आंकड़ा ये है, जबकि महिलाओं की मातृत्व मृत्यु दर 919 है। ये भी अपने आप में राष्ट्रीय स्तर से काफी पीछे नजर आता है। हरीश जी, ये तमाम जो स्थितियां हैं, क्योंकि बात विकास की होनी चाहिए, विकास की बात को पटरी से उतार के इस प्रकार की बातों के इर्द गिर्द रखना, क्या यही महज एक राजनीतिक मुद्दा? देखिए क्या हुआ है, बिहार का चुनाव को हम समझ लें कि बिहार बेसिकली ये माना जाता था कास्ट के आधार पे वोट करता है, और भाजपा जो है, क्योंकि नीतीश और लालू और ये जो ऐसी पार्टियां हैं
ये सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स ही करती रही है। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब विकास के ऊपर बात शुरू हुई, प्रधानमंत्री ने पैकेज अनाउंस किया और वो उसने रंग पकड़ा, इसलिए पहला जो फेज गया जी, उसके अंदर जबकि वो भाजपा प्रभावित क्षेत्र बहुत ज्यादा नहीं था, उसमें भी माना गया कि भाजपा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी, क्योंकि हैवी पोलिंग हुआ है, तो इंटरप्रिटेशन ये थी कि वो उनके हक में गया है जी। तो एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी अपोजिशन के पास कोई मुद्दा, विकास के मामले में वो मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो जब ये मसला सामने आया रिजर्वेशन का, तो उसको आप अपने डिस्टॉर्ट हिसाब से- जी, अपने भुनाने की हिसाब से कोशिश। उन्होंने भुनाने की हाँ, कोशिश की जी। तो विकास कहीं पीछे रह गया, जो बात आप कह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बीजेपी जो है उसको इस रिजर्वेशन ट्रैप में जाना नहीं चाहिए। ठीक है, अपने विकास मुद्दे पे केंद्रित रहने हालांकि की बात अमित शाह जी ने कही है इस अमित बात। शाह ने ये जी। कहा कि हमारे पास तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, हाँ इन्हें आज उन्होंने कहा ये जी। और हमने तो ओबीसी चीफ मिनिस्टर्स दिए हैं, तो इसलिए, और उन्होंने जो अपना अति पिछड़ा और महादलित और दलित जो वर्ग है उसके साथ भाजपा को जोड़ा है पार्टनरशिप बनाकर, जी। तो मैं समझता हूं कि भाजपा को इस ट्रैप पर नहीं जाना चाहिए। जी। जो गेम नीतीश और लालू खेल रहे हैं वो उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है जी। अवधेश जी, आपको लगता है कि आरक्षण जैसी चीज हमारे संविधान संबद्ध चीज है, इतना हंसी खेल या मजाक नहीं है, हवा हवाई भी नहीं है कि आप उसे रातों रात कहें और साहब वो गायब हो सकता है, क्योंकि ये चीज भी समझना महज राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि वैसे भी जरूरी है हमारे देश की जनता को, चाहे बिहार की बात हो। बिल्कुल, आरक्षण को हटाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है और संविधान संशोधन के लायक इस समय किसी दल को बहुमत नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरा यह है कि जब आरक्षण लागू हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और देश को यह भी जानना चाहिए कि मंडल आयोग, जिस 1977 मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई के काल में हुई, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है जनता पार्टी के रूप में, इसलिए ये तो कहना ही गलत है। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर विकास पर चर्चा होगी तो फिर 15 साल के लालू यादव के शासन पर जब चर्चा होगी तो उसमें क्या निकल के आएगा। तो इसीलिए जो आरक्षण का इनका मुद्दा है, दरअसल वो जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर वोट पाने की रणनीति का हिस्सा है। जैसे पहले उन्होंने यादववाद पर जोर दिया, उसके बाद कहा कि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई है, तो आरक्षण का मुद्दा उसमें सूट करता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बिहार के लोगों के अंदर इतना विवेक है कि वो जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी इस समय आरक्षण खत्म करने की स्थिति में नहीं है, कोई खत्म नहीं करेगी। इसलिए इन लोगों के बरगलाने में यह मुद्दा कोई बिहार में बहुत बड़ा बन जाएगा, ये मैं स्वीकार करने के लिए इस समय तैयार नहीं हूं। ठीक बात है सर। हरीश जी, ये जो विकास की बात है, कोई भी दल हो किसी भी तरीके से देखे, अगर विकास होगा नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं होंगी नहीं, रोजगार होगा नहीं, तो आप आरक्षण देंगे किसे? रोजगार ही नहीं होगा तो आप कैसे लोगों को रोक पाएंगे? पलायन लगातार बढ़ता जाएगा। कम से कम ये चीजें भी पटरी पे आनी चाहिए, बात होनी चाहिए इस बारे में। देखिए, वो जो बात आप कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। विकास होगा नहीं तो आपको आरक्षण लेके भी करोगे क्या? लेकिन फिर भी अफर्मेटिव एक्शन जो है ना, वो एक सेंसिटिव मुद्दा है, वो इमोटिव हो जाता है। हर आदमी को लगता है कि भाई मैं पिछड़े वर्ग का हूं और अगर मुझको ये राइट मिला हुआ है जी, तो इससे छीनेंगे तो नहीं। लेकिन सवाल यह है कि छीनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक बात। और किसी भी पार्टी की आज ये मंशा हो ही नहीं सकती। हर पार्टी की मंशा ये जरूर है कि भाई जिनका जो राइट है वो उनको मिलना चाहिए। एक बीच में बहस छिड़ी कि क्रीमी लेयर को बाहर कर दो, सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया, ठीक बात जी। वो नहीं हो पाया। हाँ। फिर आता है प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और फिर होता है कितने % पे हो, एक सीट हो तो क्या उसमें भी रिजर्व कैटेगरी को मिले। तो ये मसले जो हैं ये इमोटिव हो जाते हैं। इसमें सीटें का सवाल ही नहीं है, ज्यादा सीटें हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो मसला इतना इमोटिव हो जाता है। तो रिजर्वेशन जो है पर से कोई हटा नहीं सकता जी। आप उसके रिव्यू की डिमांड कर रहे हो तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है? रिव्यू का मतलब ये नहीं कि आपका रिजर्वेशन हटाना है, उसमें उन लोगों को कैसे जोड़ें, इस बात का जिक्र हो रहा है अपने आप। जिस बात का, लेकिन वो बहस उस पर नहीं जा रही है। ठीक क्योंकि चुनाव के माहौल में हाँ। आप बहस नहीं करते। अवधेश जी, ये जो जब बात होती है चुनाव के समय, जब नेता एक बार फिर से जनता की दहलीज पे पहुंचते हैं, अपना हिसाब देना होता है। जब हिसाब देने की जब बारी आती है तो क्या वो बात होती है कि इस प्रकार की लॉजिकल बातों से हट के भावनात्मक तरीके से चीजों को, मुद्दों को उछालना, क्या यही बिहार की राजनीति को सूट करता है क्या? क्योंकि परिपक्वता की बात आप कर रहे हैं लगातार बिहार पे।
नहीं, परिपक्वता जो है वो जनता के अंदर है। 2010 का चुनाव, 2014 का चुनाव, ये दो चुनाव ये साबित कर दिया था कि बिहार के लोग जातीय सीमाओं से निकल करके मतदान कर रहे हैं। ठीक। नहीं तो न नीतीश कुमार की उतनी बड़ी विजय मिलती है और न राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2014 में विजय मिलती। अब उसको फिर से मोड़ के अगर ले आना है, क्योंकि लालू यादव के पास कोई मुद्दे नहीं है, आपकी थाली में दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारे पास है जो आपको देंगे, इस नाते आप सुरक्षित रहेंगे, इससे आपका विकास होगा, शिशु मृत्यु दर घट जाएगा, माताओं का मृत्यु दर घटा देंगे। तो वो 1990 के दशक में राजनीति को ले जाना, और जैसा हरीश जी कह रहे थे, ये सब भावनाओं को थोड़ी देर के लिए छू जाता है। वो पंखा जो गिर जाता है वो भी कोई गिरा देता है। तो हमारा आरक्षण हटाने के लिए पार्टी आ गई है, हटाओ हटाओ हटाओ। तो इस प्रकार के मुद्दे वही लोग उठाते हैं, क्योंकि 20 सितंबर का जो इंटरव्यू है मोहन भागवत का, वो अगर पूरी तरह पढ़ा जाए तो वो कह रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का ही हिस्सा है ये आरक्षण। आरक्षण लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन वो सही लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी भी एक बार जांच परख करनी चाहिए। जी हरीश जी, क्या बहस इस मुद्दे पे होनी चाहिए थी कि आखिर कौन विकास को ज्यादा गति देगा? बनस्पत इसके विकास की तो बात हो नहीं रही, उसकी तथ्यपरक चीजों की बात हो रही है। हमने जो आंकड़े देखे उसमें 65% लोगों के पास जमीन नहीं है, 33% से 34% लोग ऐसे जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। कम से कम इन चीजों पे सीधे तौर पे आके बात होनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। नहीं, मैं यही बता रहा था कि अगर आप देखें जब बिहार का चुनाव शुरू हुआ था तो वो विकास पर ही था। यानी बार बार जो है प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में ये कह रहे थे विकास बताइए कहाँ किया है, और नीतीश जी बार बार जवाब दे रहे थे कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया। तो नीतीश जी जवाब दे रहे थे, वहां से सवाल हो रहा था, यहां से जवाब हो रहा था। लेकिन जब वो जवाब दे रहे थे तो आंकड़ों के सामने पिछड़ गए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई ठीक कि उसमें कहा कि बिहार 29वें नंबर पर पहुंचा दिया, झारखंड से भी पीछे है। तो जब ये एनालिसिस हुआ उनके वॉर रूम में कि भाई क्या किया जाए जी, तो उन्होंने कुछ ऐसा पकड़ लिया जो कहा ही नहीं गया, या कहा भी गया तो उसको आपने ऐसा पकड़ा कि अब बीजेपी जो है, मैं समझता हूं स्ट्रेटेजिकली जी उसको इस मुद्दे पर बात बंद करके वापस विकास पर आना चाहिए जी। और जिसकी आज से मैं समझता हूं कोशिश जो है जी, अगर आप देखें तो अमित शाह जी की कोशिश यही थी आज। ठीक है, यानी जो मेरे को लगा, ठीक मुझे पता नहीं कि 10 सेकंड में अवधेश जी, आपको लगता है कि जनता बहुत समझदार, सब समझ रही इस राजनीतिक? बिल्कुल, मैं ये मानता भी हूं कि जनता के अंदर इतना विवेक है। उन्होंने 15 साल के लालू यादव का शासन को देखा है, और मैं भी यहां से अपील करूंगा कि आप अपनी रोजी रोटी, प्रदेश की शांति सुरक्षा, इस पर ध्यान दीजिए। आरक्षण देश में कोई खत्म करने नहीं जा रहा है, ये एक सफेद झूठ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिला के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके बहस लगातार गरमाती है, और ऐसे तमाम मुद्दे जिन पे बहस गरमाएगी, चर्चा जाहिर सी बात है हम भी इस जनादेश में करेंगे, क्योंकि बिहार के हर मुद्दे पे हम लगातार दर्शकों को इस गर्मा गर्म बहस से रूबरू कराएं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जनादेश में अभी बहुत कुछ बाकी है। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर, इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। कुमसुम सी तलैया में मुस्कान का कंकड़ मारो, किसकी नजर लगे इसको जल्दी से उतारो। हटा दो दिल से ये जो उदासी छाई है, चलो 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 सवारी आई है। खुशियों से जेबें भरने की अब अपनी बारी आई है, चलो 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 सवारी आई है। CD100 खुशियों का जैकपॉट। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें।
आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। और जनादेश में अब बात करते हैं मतदाताओं की। वोटर चौक में आज हम आपको लिए चलते हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र के दियारा इलाके में, जहां के मतदाताओं की समस्याओं को जानने के लिए उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। वोटर चौक में हम पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन इस पाटलिपुत्र के दो चेहरे हैं। एक चमकता हुआ पटना और दूसरा पटना शहर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर ये दानापुर विधानसभा क्षेत्र, जहां विकास की झिलमिल किरण भी पहुंच नहीं पाई है। लोगों को आवाजाही के लिए जूझना पड़ता है और इसी के लिए हम कर रहे हैं एक खास पड़ताल और यहां लेंगे जायजा कि क्या वाकई यहां पर चुनाव के समय भी जब नेताजी पहुंचते हैं तो क्या वायदों के बीच विकास की बात होती है या नहीं। क्या क्या प्रॉब्लम है दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, दिक्कतें क्या क्या है? जाने में दिक्कत है और फिर यहाँ पे नाव पे बैठना, फिर बैठने में बहुत दिक्कत होता है और जाने पढ़ना स्कूल नहीं है यहाँ पे, और फिर हॉस्पिटल भी नहीं है, और कोई पेशेंट बीमार है तो उसको ले जाना पड़ता है दानापुर। नौजवानों के लिए अब तक इस विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हो पाया? 30% काम हुआ है सर। यहाँ पर विकल्प दो है सर। यहाँ पर कटाव पक्का पुल चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सही से नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ की जो जनता है उस जनता को कितनी दिक्कतों का सामना करना होता है? हमारे गांव में सर एक भी स्कूल नहीं है, सब बच्चा सब पढ़ने जाते हैं, वकीलपुर गांव में जाता है सब, ये कोई स्कूल नहीं है सर। हम लोग का लड़का कर दिया, कर लड़का के कब नहीं काम मिलता है, मैट्रिक पास करके BA पास करके बैठा हुआ है। का है हम लोग का घूस नहीं है, पैसा नहीं है कि घूस दे नहीं पाए। कहाँ देखते हैं अपने गांव को आप? हम तो देखते हैं कि आज़ादी के इतने साल के बाद कोई परिवर्तन नहीं है। हमारे दियारा में बिजली का कमी है, आने जाने के भी दिक्कत है, जो कि पुल का कमी है। जो जितना कैंडिडेट लोग आते हैं वो लोग वोट मांगते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, फिर उसके बाद में दर्शन नहीं देते हैं। किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ता है? हम लोग के स्कूल चाहिए दियारा क्षेत्र में। हम लोग परेशानी से बहुत कष्ट उठाते हैं कि नाव से डेली पार होते हैं हम लोग। कॉपी कलम मांगोगे, मेरे पापा कमाएंगे तो खाएंगे कि कॉपी कलम के लिए सब संस्था चाहिए, दियर में लाइन चाहिए, पक्का पुल चाहिए और फीस भी कम चाहिए। स्कूल में सरकारी स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस इलाके को, या कितना विकसित हुआ अब तक? कुछ विकसित नहीं हुआ है। लोगों ने आता है, नेताजी लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट मांग करके चले जाते हैं जीत करके, इसके बाद फिर हम लोगों को दर्शन नहीं देते हैं। हम लोग अपना समस्या से झील रहे हैं। गंगा कटाव प्रीति में हम लोग हैं, थोड़ा बहुत गोल्डन पिचिंग होता है, होता नहीं है, बगल से फिर कटाव चालू रहता है। कटाव जो है वो एक बड़ा समस्या है, विस्थापन जो है वो एक बड़ा समस्या है। आप कैसे देखते हैं? मेरा ये कहना है कि कटाव पीड़ितों के लिए पुनर्स्थापन, विस्थापन और मुआवजा की एक नीति बने और पिछले 25 सालों में करीब करीब 1 लाख 2 लाख की संगठित आबादी पटना जिले में विस्थापित हो गई है। उनको रहने की दिक्कत, रोजगार की दिक्कत और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। राजनीति शहर में चमकती है और गांव में ये चकाचौंध से दूर ये लोग बिल्कुल अंधियारे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह कभी सत्ता की ताकत रहा, लेकिन आज यह विखंडित हो चुका है। कैसे आप देखते हैं? यदा कदा अगर गांव में विकास की अगर योजनाएं आती भी हैं, क्रियान्वयन कराने वाला, उसको फॉलो अप करने वाला किसी तरह का कोई तंत्र यहाँ काम नहीं करता है। फरियाद करे तो करे भी तो किससे? जनता की यही पुकार है दानापुर विधानसभा क्षेत्र की। वोटर चौक से फिर मिलेंगे किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो देखा आपने जनता की क्या कुछ आखिर समस्याएं हैं, और आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं चुनावी एक्सप्रेस में आज क्या कुछ रहा खास। बीजेपी अध्यक्ष का दावा, 2/3 बहुमत से बनेगी बिहार में एनडीए की सरकार।
पालीगंज में चुनावी सभा में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर जमकर बरसे अमित शाह। पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, भाजपा आरक्षण के समर्थन में थी और हमेशा रहेगी। लालू प्रसाद की बेटी मीसा यादव ने कहा, अमित शाह का आरक्षण पर दिया गया बयान देरी से आया। मीसा ने जताया महागठबंधन के जीत का भरोसा। चुनावी सभाओं में जुबान को रखे मर्यादा के दायरे में। चुनाव आयोग का नेताओं को निर्देश, पेड न्यूज की शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। राजद प्रमुख लालू यादव का भाजपा पर प्रहार, कहा हार के डर से अब चुनाव में याद आ रही हैं हेमा मालिनी। चुनाव में बीजेपी की निकल चुकी है हवा। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने लालू को झूठ का पुलिंदा बताया, कहा पहले दोनों चरणों में एनडीए को मिली सफलता से बेचैन है राजद सुप्रीमो, बिखर चुका है महागठबंधन। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का मोतिहारी की चुनावी सभा में लालू नीतीश पर हमला, कहा दोनों फिर से बिहार में जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। फिर टूटा मंच, सीतामढ़ी के नालंदा में जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव का मंच अचानक टूट गया, जिसमें जेएपी अध्यक्ष मामूली रूप से घायल हुए। एनसीपी नेता तारिक अनवर का खुलासा, मुलायम और बीजेपी में हुई डील, इसलिए तीसरे मोर्चे से खुद को किया अलग। कानून व्यवस्था की निकली हवा, नीतीश के राज में कायम है जंगल राज, बोले भाजपा नेता सुशील मोदी। तो इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे